गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संसद की ओर। शुरू करते हैं, संसद के बारे में जानकारी लेते हैं। एक बात यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे, कल हम लोग जो क्लास कर रहे थे उसमें एक पॉइंट था स्पेसिफिक, नोट कर लेंगे इसको, कि कोई व्यक्ति अगर सदन से उपस्थित रहता है, सदन से अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक? 60 डेज, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये कल हमने प्राइम मिनिस्टर का देख रहे थे उसी में था। यहाँ पर 6 मंथ हो गया तो उसको करेक्ट कर लेंगे, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संसद की ओर। तो शुरू करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79 79। संसद में कौन कौन सम्मिलित है, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। संसद में अगर कोई संसद कहता है तो क्या क्या उसमें शामिल है, तो संसद में सम्मिलित है। अगर आपसे कोई कह रहा है संवैधानिक रूप से, अदरवाइज संसद के सदन पूछता है, तो संसद में सम्मिलित हैं 3 चीजें, इसके दोनों सदन, लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा, और तीसरा कौन शामिल है इसमें? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सो याद रखेंगे संसद में कौन कौन सम्मिलित है। 3 सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ जो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 80 है। 80 राज्यसभा के संगठन से जुड़ा हुआ है। संगठन, चलिए राज्यसभा से शुरू करते हैं। 3 सदन होते हैं, तो हम राज्यसभा से शुरू करते हैं आगे। पहले हम देखते हैं राज्यसभा, फिर हम देखते हैं लोकसभा। इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो इसके बारे में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 80, जिसमें चर्चा की गई है राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में, के संगठन के बारे में, कि राज्यसभा का संगठन कैसा है, कंपोजिशन क्या है, मतलब कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा कुल सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या है इसकी अधिकतम जो अप्रूव्ड है वो है 250। 250 में से कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ होते हैं नामित या नॉमिनेटेड या नाम निर्दिष्ट, हिंदी में बोलते हैं। तो 238 सदस्य होते हैं निर्वाचित और 12 सदस्य होते हैं नामित। और ये 12 जो नामित होते हैं किस क्षेत्र से होते हैं? तो क्षेत्र इनके हैं, पहला है साहित्य, साहित्य क्षेत्र से हो सकते हैं।
कला के क्षेत्र से हो सकते हैं या विज्ञान, विज्ञान क्षेत्र मतलब वैज्ञानिक हो, समाज सेवा कोई करता हो, तो ये 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं 12 लोग, ताकि इन क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में रहे। जैसे कला है, तो कला बहुत सारी होती है, कलाएँ होती हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे मूवीज़ होती हैं, तो ये भी कला का हिस्सा हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे रेखा जो नायिका या हीरोइन है, ये भी सदस्य रही हैं, नामित की गई थी फॉर एग्ज़ाम्पल में। तो ये हो गए, इसका जो संगठन है वो देखा हमने। अब ये जो नामित किए जाएँगे कौन करेगा? नॉमिनेट बाय राष्ट्रपति। तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं राज्यसभा में जो ये निर्वाचन होता है 238 सदस्यों का, वो कैसे होता है? तो इनका जो निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, निर्वाचन के लिए क्या चाहिए होगा? इलेक्टोरल कॉलेज। कौन? कौन वोट करता है इसमें? वोटर कौन है? तो वोटर या इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। तो मैं इलेक्टोरल कॉलेज ही कर देता हूँ। निर्वाचक मंडल। तो वोटर होते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य ये वोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब होता है, राज्यसभा का मतलब क्या हुआ? ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा होती है वो लोगों का, और राज्यों के हितों की बात करेगी। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, इसके हित की बात करेगी। ये कर्नाटक राज्य है और राज्य के हितों की बात करती है, राज्य के हितों की रक्षा करती है। ठीक है। तो विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लोग इनको चुनते हैं। किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो यहाँ पर राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितनी सीट्स हैं? 31 सीट्स हैं राज्यसभा की। तो इन 31 लोगों का चुनाव कितने लोग करते हैं? जो विधायक होते हैं, यूपी के विधायक, यूपी के विधानसभा सदस्य चुनते हैं। तो इसमें भी सीट बटी होती है, किस सीट में कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से लोग चुनते हैं। तो ये हो गया निर्वाचन विधि क्या होती है। निर्वाचन की जो विधि होती है, राष्ट्रपति वाली या उपराष्ट्रपति वाली दोनों की सेम है, वही यहाँ भी है। कौन सी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। और यही पद्धति किसके लिए इस्तेमाल होती है? यही याद कर लीजिए, किसके लिए? यही पद्धति होती है राष्ट्रपति के लिए चुनाव में, यही पद्धति होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। प्लस यहाँ जो वोटिंग होती है, मतदान होता है,
एक मतदान होता है गुप्त मतदान, एक होता है ओपन बैलेट सिस्टम। तो यहाँ मतदान होता है खुला, ओपन बैलेट सिस्टम होता है। मतलब क्या हुआ इसका? जब ये विधायक वोट करते हैं, मतलब विधायक के वोट करते समय उस पार्टी का एक व्यक्ति वहां रहता है, उस पार्टी का एक व्यक्ति वहां देखता है कि किसको वोट कर रहे हैं, वहां देखता है और दिखाकर ही वोट डाला जाता है। तो ये ओपन बैलेट सिस्टम लागू होता है कहाँ पर? निर्वाचन इसमें राज्यसभा में। यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, उम्र होनी चाहिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। बाकी योग्यताएं नागरिक होना चाहिए, वो सारी हैं। नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, वो तो सारी रहती ही हैं। तो ये योग्यता हो गई। एक चीज यहाँ नोट में लिख लेंगे हम लोग, कई बार उम्र पूछी जाती है तो एक साथ ही मैं लिख देता हूँ। जैसे एक शुरू करते हैं, जैसे मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। ठीक। जो स्थानीय चुनाव निकाय होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? स्थानीय निकाय में चुनाव की आयु, चुनाव लड़ने की, चुनाव में खड़े होने की उम्र, ये होती है 21 वर्ष। ठीक। ऐसे ही लोकसभा का चुनाव, उसको लड़ना है तो 25 वर्ष हो। लोकसभा विधानसभा का सेम ही सेम है। राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष। और अगर राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति तो उसके लिए 35 वर्ष हो। ये एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया योग्यता के बारे में। नेक्स्ट क्या है? कार्यकाल कितना होता है? जो इसके सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक बात। दूसरी बात, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं, पद मुक्त। तो 6 वर्ष हो गई उनका, जो व्यक्ति होता है, जो सदस्य होगा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात यह कभी भंग नहीं होता है।
यह कभी भंग नहीं होता है। ये इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा का गठन हो गया, इसके बारे में जानना। राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं, राज्यसभा के सत्रों का आयोजन, सत्र का आयोजन हमेशा कौन करता है? किसी का भी, लोकसभा का हो या राज्यसभा का। जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति ही है। सत्र का आयोजन हो गया। फिर जो राज्यसभा की बैठकें होंगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, पद का नाम क्या? सभापति। राज्यसभा का सभापति। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता ये करता है। और जो बैठक की अध्यक्षता करता है, वो एक काम और करता है, सत्र को स्थगित करता है। तो राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में स्पीकर। स्थगित को बोलते हैं एडजर्न। एक और चीज यहाँ पर होती है, एडजर्न। एक तो हो गया कि जब ये एडजर्न होता है तो ये टाइम बताना होता है कब तक के लिए। एडजर्न टू होता है, जैसे मान लीजिए आज 28 तारीख है, तो अब एक हफ्ते बाद होना है, तो 15 तारीख मान लीजिए, 15 है, एक हफ्ते बाद करना है, तो एडजर्न टू 22 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये 15 तारीख की बैठक है, 15 अक्टूबर को सदन चल रहा है, तो आदेश हुआ एडजर्न टू 22 अक्टूबर। इसका मतलब ये अब 22 को सदन बैठेगा, 22 को सदन बैठेगा या बुला इस फिर से शुरू होगा। एक तो ये एडजर्नमेंट हो गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं एडजर्न साइन डाई। ये होता है अनिश्चित काल के लिए। इसमें एडजर्नमेंट तो हो जाता है, सदन स्थगित हो जाएगा, इसमें भी स्थगित हो जाएगा, लेकिन पहले वाला जो ये पढ़ा है इससे कैसे भिन्न है ये? इसमें समय नहीं बताया जाता है, कब तक रहेगा स्थगित ये नहीं पता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए। यह स्थगन होता है अनिश्चित काल के लिए, कि आज एडजर्नमेंट हो गया, डेट नहीं बताई गई। यहाँ पर क्या एडजर्न हुआ लेकिन डेट बताई जाती है। ये दोनों के बीच अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। अपर हाउस भी कहा जाता है। तो ये हो गए राज्यसभा के बारे में बातें। अब हम लोग आगे चलते हैं लोकसभा की ओर। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, तो लोगों की सभा। इसके बारे में पहली बात क्या है? इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोला जाता है? निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकसभा जो है, इसका जो सदस्य होते हैं, इसका जो संगठन है,
उसके बारे में देखते हैं हम लोग। कंपोजिशन क्या है ये देखते हैं। कंपोजिशन मतलब इसकी जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी है। कुल सदस्य संख्या है संविधान के द्वारा अधिकतम 550। ये अधिकतम ऑथराइज की गई है। इसमें से डिवीजन अगर किया गया है तो संघ के लिए कितनी सीटें और राज्यों के लिए कितनी है और यूपी के लिए कितनी है। तो ये 530 राज्यों के लिए और 20 सीटें संघ शासित क्षेत्रों के लिए अलॉट की गई है, संघ शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन अगर हम वर्तमान सदस्य संख्या देखें तो वर्तमान सदस्य संख्या है 543, जिसका डिवीजन 530 और 13 का है। 13 यूटी के लिए और 530 स्टेट के लिए। पहले कितनी थी इससे पहले, पहले इसमें जो सदस्य संख्या होती थी 45 होती थी। क्यों? यहाँ पर पहले सदस्य संख्या थी 543 प्लस 2। ये दो होते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। एंग्लो इंडियन समुदाय के इनको क्या करते थे, नामित किया जाता था। नामित किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको नामित किया जाता था। लेकिन ये प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। संविधान संशोधन लाया गया था एक, कौन सा? 104। 104वां संशोधन द्वारा खत्म। 2 सदस्य, इसलिए अब सदस्य संख्या कितनी है? 543। नेक्स्ट क्या है? अब शुरू करते हैं। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता, पहला फैक्टर हमें जो याद रखना है, न्यूनतम उम्र कितनी, अधिकतम तो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम हो 25 वर्ष, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। बाकी योग्यताएं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, एकदम फंडामेंटल है। अब जब न्यूनतम उम्र आपकी 25 हो गई है, योग्यता आपके पास हो गई है, तो अब होगा आपका चुनाव। निर्वाचन, निर्वाचन विधि कैसी है? निर्वाचन विधि इसकी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विधि से, सिस्टम या विधि से चुनाव होता है। पोस्ट को पहले जो क्रॉस करेगा वो चुनेगा। मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक मत पाने वाला व्यक्ति, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति से बेहतर उम्मीदवार वाला उम्मीदवार विजयी होता है। जैसे
एक केस है जिसमें ए को 100 वोट मिले, बी कैंडिडेट है उसको 50 मिले, सी है उसको 40 मिले और डी है उसको 35 मिले, तो ये भाई साहब जीत जाएंगे। एक केस ये हो गया। सेकंड केस हो सकता है ए को 20 वोट मिले, बी को 15 मिले, सी को 4 मिले, डी को 3 मिले, ई को 17 मिले, तो सबसे ज्यादा कौन पाया? ये, तो ये विजयी। यहाँ पर इसका मतलब कोटा नहीं है कि कितने वोट लाना है, बस सबसे ज्यादा ले आओ, बस आप जीत जाएंगे, कोई आपसे आगे ना हो, पहला नंबर होना चाहिए आपका। ये है यहाँ पर चुनाव की विधि। अब यहाँ से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। क्या? कि चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? तो लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव इसका मतलब क्या है? जनता सीधे चुनती है, जनता सीधे वोट करती है। लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, मोदी जी लड़ते हैं कहाँ से? बनारस से, तो जनता सीधे जाके वोट करती है। ठीक है। वैसे ही राहुल गांधी कहाँ से हैं? केरला में कौन सी सीट है वो आप लोग पता करेंगे। या प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ते हैं रायबरेली से, तो वहां पर क्या जनता सीधे वोट करती है, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। और यहाँ पर जो मतदान होता है, कोई किसी को दिखाता है क्या? नहीं, तो ये गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। और मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये तो आवश्यक होनी चाहिए, लेकिन पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। परिवर्तन कब से किया गया? 61वां संशोधन द्वारा। 1989। ये इसको नोट में कर लेंगे। तो ये चुनाव विधि हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे टेन्योर पर। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है लोकसभा का, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, सामान्य रूप से। किंतु समय पूर्व, समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। किया जा सकता है। कौन करेगा? कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग करेगा? सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का पार्ट है। भंग भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो लोकसभा भंग उसी के साथ, लोकसभा भंग होने के साथ जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं लोकसभा के, उसी के साथ सांसद की, इसकी जरूरत ही नहीं है। लोकसभा भंग हो गई तो सांसद की सदस्यता तो स्वतः ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर चुनाव के बारे में
2-3 बातें और जान लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी आपको डाउट होता होगा कि होता क्या है। चुनाव के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। एक होता है मध्यावधि चुनाव। मिड टर्म इलेक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है? जब सामान्य समय पर होता है चुनाव। सामान्य समय का मतलब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जो चुनाव होगा। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद होने वाला चुनाव होता है आम चुनाव। मध्यावधि चुनाव कार्यकाल पूर्व कार्यकाल पूर्ण होने से पहले लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, जब लोकसभा भंग हो जाती है। एलएस का मतलब लोकसभा। जब एलएस भंग कर दी जाती है, तो जो चुनाव होता है वह होता है मध्यावधि चुनाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा लास्ट चुनाव कब हुआ है? 2024। तो 5 साल बाद चुनाव कब होना चाहिए? 2029 में। ठीक। तो 2024 का चुनाव हमारा कौन सा चुनाव था? आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। 29 का चुनाव कौन सा होगा? आम चुनाव, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए। ये हो गया आम चुनाव का एग्जाम्पल। दूसरा केस क्या हो सकता है? 2024 में चुनाव हुए थे, ठीक, ये आम चुनाव थे। और टेन्योर इसका था 29 तक। और इस बीच में यहाँ 2025 में मान लीजिए लोकसभा भंग। अब चुनाव फिर करवाना पड़ेगा। लोकसभा भंग कर दी गई, 2025 में चुनाव। तो ये जो चुनाव होगा ये होगा मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं इसको। एक तो ये हो गया चुनाव के विधि प्रकार। एक होता है, आपने सुना होगा, बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है? अच्छा, मध्यावधि चुनाव जब होता है यहाँ पर, तो इसके बाद जो चुनाव होगा तो कार्यकाल 5 साल का ही होगा। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होगा। अब होता है एक बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन मान लीजिए जो कोई सांसद है, कोई व्यक्ति है जो सांसद है, ये मिस्टर रानू, ठीक है, ये सांसद हैं, इनकी डेथ हो गई। चुने कब गए थे?
मान लीजिए 2024 में ही चुने गए, ठीक, डेथ हो गई 2025 में, अब डेथ हो गई तो सीट खाली हो गई, इनकी सीट खाली हो गई, सीट खाली हुई तो चुनाव करवाना पड़ेगा, तो चुनाव होगा एक सीट के लिए, अब चुनाव होगा सिर्फ एक सीट का, और चुनाव होगा तो कोई चुन के आएगा। मान लीजिए कि ये चुन के आए मिस्टर एक्स, तो ये कब तक रहेंगे? तो ये जो चुनाव यहाँ पर हुआ, चुनाव जी, ये हो गया बाई इलेक्शन, ठीक, एक बात ये क्लियर हुई आपको। लेकिन इनका जो टेन्योर होगा कितना होगा, कार्यकाल, इनका टेन्योर कितना होगा, मतलब ये कितने समय तक रहेंगे सांसद, तो ये सांसद रहेंगे बचे हुए कार्यकाल, बचे हुए, इनका जो रानू का समय बचा हुआ था उतने समय के लिए ही होंगे, बचे हुए समय के लिए सांसद रहेंगे। सांसद रहो या विधायक हो, बात वही है, दोनों के चुनाव में स्थिति एक जैसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 में चुनाव हुआ था तो इनका टेन्योर 29 में खत्म हो जाएगा, 2029 तक रहेंगे। ये नहीं कि इनका 5 साल 25 से जुड़ेगा, ठीक है, ये हो गया शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे। दो बातें यहाँ पर स्पष्ट हुई, बाई इलेक्शन और ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, निरअर्हताएं या सदस्यता समाप्त, मतलब कौन सी अयोग्यताएं जिससे सदस्यता समाप्त हो सकती है। जैसे एक तो यही है, यदि लाभ का पद धारण करता हो, यदि वह लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। कौन करेगा समाप्त? इसकी जांच करेगा चुनाव आयोग, और रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसे पद मुक्त कर देगा अपने आदेश से। एक दूसरा, दूसरा ये लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहने पर, सदन से बिना बताए, बता कर गए तो कोई बात ही नहीं है, तो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। एक और ये भी हो सकता है, कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य बन गया हो, मतलब एक व्यक्ति एक व्यक्ति मान लीजिए ये व्यक्ति जो भी है, इसने लोकसभा की सदस्यता भी ले ली और राज्यसभा की भी ले ली, तो उसमें इन दोनों में से एक तो इस्तीफा देना पड़ेगा, एक विकल्प ये, तो यहाँ पर इसका पास एक विकल्प क्या होगा, एक सीट से इस्तीफा देना होगा, एक सदन से इस्तीफा, वो भी 10 दिन के भीतर, 10 डेज के भीतर। अगर 10 दिन के भीतर नहीं हुआ
इस्तीफा नहीं दिया तो ये पूछा जाता है, नहीं दिया तो एक सदस्यता खत्म हो जाएगी। कौन से खत्म करेंगे? लोकसभा की। तो लोकसभा की सदस्यता स्वतः खत्म। ठीक। सेम केस और एक बन सकता है। एक व्यक्ति है, हो सकता है वो संसद और विधानमंडल की मेंबरशिप मिल जाए। ये कोई संसद है और विधानमंडल दोनों जगहों का मेंबर हो, तो यहाँ पर सेम नियम लागू होकर वाला, तो ये वाली सदस्यता खत्म होगी। स्वतः संसद बड़ी होती है, उसी की मेंबरशिप जाएगी। अगर रिजाइन नहीं दिया तो ये हो गया सदस्यता, जो सदस्य मेंबरशिप खाली करने का। एक तरीका और है, जो है दल बदल नियम का। दल बदल जो अधिनियम हमने पढ़ा है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे भी सदस्यता खत्म हो सकती है। 10th शेड्यूल में जो हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन यहाँ निर्णय कौन लेता है सदस्यता खत्म करने का? पीठासीन अधिकारी, जो भी सदन का पीठासीन अधिकारी है। अगर लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा में है तो पीठासीन अधिकारी स्पीकर होगा, वो निर्णय करेगा, और राज्यसभा है तो राज्यसभा में होता है चेयरमैन या सभापति। क्वेश्चन पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। तो ये निरर्हताएं हो गई। ये भी अच्छा हो सकता है, मान लो कोई भारत की नागरिकता छोड़ दे, त्याग दिया, तो पद स्वतः खत्म हो जाएगा, तो भी सदस्यता खत्म। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। क्या काम करता है लोकसभा अध्यक्ष? पहली बात तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, इसका जो है चुनाव होता है, लेकिन चुनाव से पहले हमें नियुक्ति करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष में सबसे पहले आएगा प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा के गठन पर, नई लोकसभा के गठन पर राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। वरिष्ठतम सदस्य किसका? जो लोकसभा के लोग चुन कर आए हैं, उनमें से, और उसे शपथ दिलाता है।
तो 2 चीज़ें यहाँ याद रखेंगे, नियुक्ति कौन कर रहा है और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर के 2 काम होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला काम होता है अन्य सभी सदस्यों को जो चुन कर आए हैं, उनको शपथ दिलाना और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। और जो नया लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा, प्रोटेम स्पीकर अपना पद त्याग देता है। ये हो गया प्रोटेम स्पीकर का काम। ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में हो गया। तो स्पीकर का जो चुनाव होता है, ये होता है सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है स्पीकर का चुनाव, बहुमत के आधार पर। पहले अगर लोकसभा स्पीकर में देखते हैं तो कौन थे? जीवी मावलंकर। कार्यकाल कितना होगा? या तो इस्तीफा दे दें या फिर नई लोकसभा के गठन तक। अगली लोकसभा के गठन से पूर्व तक। और इनको अगर पद से हटाना है तो सदन ने बनाया है तो सदन ही हटा देगा। एक तो ये इस्तीफा ही दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफा किसको देंगे? मामला सदन का है, इसलिए सदन के भीतर रहेगा। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना हो, ये अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं। मतलब ये इस्तीफे के मामले में लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा ये दोनों लोग म्यूचुअल इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये वैसा ही सेम है जैसे कि राष्ट्रपति का इस्तीफा और उपराष्ट्रपति का। ये एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो ये पद मुक्ति इस्तीफा दे देंगे, या तो मृत्यु होने पर पद खाली हो जाएगा या फिर इनको पद से हटाया जाए। इसके लिए वही प्रक्रिया है, प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ?
लोकसभा में, ठीक। 14 दिन का नोटिस किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। फिर 14 दिन के नोटिस के बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा इनकी बातें सुनकर। प्रस्ताव पारित, बहुमत कौन सा होगा? तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, जिसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से। ये वैसा ही है जैसे कि उपराष्ट्रपति वाले मामले में, लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा की अनुमति चाहिए होती, सहमति चाहिए होती। यहाँ पर सहमति की जरूरत किसी की नहीं है। प्रस्ताव पारित और ये पद मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर जब प्रस्ताव पर चर्चा चलेगी, जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होगी, चर्चा होगी या तो अध्यक्षता नहीं करेगा। प्लस कास्टिंग वोट एक्सरसाइज नहीं करेगा। अध्यक्षता नहीं करेगा तो निर्णायक मत भी नहीं देगा। ये दो चीजें यहाँ पर याद रखेंगे। हाँ, लेकिन वोट कर सकता है। स्पीकर अपने पक्ष में वोट दे सकता है। ये चीजें याद रखनी। जब प्रस्ताव उसको लाया जाएगा, उसको हटाने का, तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा और निर्णायक मत नहीं देगा। लेकिन जब वोटिंग हो रही होगी तो पहली बार में वोट दे सकता है, बट निर्णायक वोट नहीं होगा। निर्णायक वोट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो ये पहली बात कौन डालता है? निर्णायक मत का जो अधिकार है, निर्णायक मत देने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर उधर होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक। कब देता है निर्णायक मत? जब पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, सदन में प्रस्ताव लाया गया कि शिक्षा के लिए एक स्कीम लाई जाएगी। मान लीजिए लाई जाए कि ना लाई जाए, ठीक है। इस पर वोट करवाएंगे, पक्ष में वोट पड़े और विपक्ष में वोट पड़े। कुछ लोग कहेंगे हाँ लाया जाए, कुछ लोग कहेंगे नहीं लाया जाए। मान लीजिए 100 लोग इन्होंने वोट किया, इधर भी 100 लोग, तो कौन जीता कौन हारा ये पता नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में निर्णायक वोट आएगा काम।
क्योंकि डिसाइड करेगा, निर्णायक मत काम आएगा। अगर इन्होंने कहा हाँ, तो इस तरफ हाँ कर दिया तो स्कीम बन जाएगी, स्कीम लाई जाएगी, अदरवाइज खत्म हो जाएगी। ये हो गया निर्णायक मत। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में निर्णायक वोट का प्रावधान है, कास्टिंग वोट का। ये हो गया निर्णायक वोट के बारे में। अब हम देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, स्पीकर के काम। एक तो एलएस की कार्रवाई का संचालन करना, सदन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, प्लस धन विधेयक का निर्धारण करना। धन विधेयक को सर्टिफाई करता है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। प्लस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ही करेगा। संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इकट्ठा बैठते हैं, उसी को बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। अनुच्छेद है 108। प्लस बराबर वोट होने की स्थिति में निर्णायक मत देना। ये हो गया। एक बात लास्ट में क्या लिखेंगे इसके बारे में, जैसे सदन लोकसभा की जो अध्यक्षता होती है, कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। पहली बात तो स्पीकर ही करता है। ये ना रहे तो डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष। और ये भी ना रहे तो सदन का एक पैनल बनता है। पैनल में 10-12 लोगों के नाम होते हैं। 10 सदस्यों के नाम, लोग नहीं होते, सदस्य होते हैं। ये लोग करेंगे। इनमें से मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इन लोगों का नंबर शुरू हो जाएगा। और ये लिस्ट जो नाम होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो ये लोग अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।